नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। तो हमारा टॉपिक चल रहा है डायमेंशंस। पिछला लेक्चर हमने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन का बनाया था, जिसमें हमने बात किया था यूनिट्स क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, और कुछ डायमेंशंस कैलकुलेट भी किए थे। कुछ फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, लाइक 10th क्लास में, 9th क्लास में। सो मेरा नाम है नीरज गुप्ता और ये है आपका चैनल फिजिक फायर। स्टार्ट करते हैं हम डायमेंशंस वाला पार्ट। अच्छा, ये वापस से ऑन बोर्ड आप देख रहे हो कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, है ना। नंबर ऑफ फॉर्मूले जो 11th क्लास में आपको आएंगे, उनमें से कुछ फॉर्मूले हैं जिनका डायमेंशंस मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, फॉर्मूलेज आपके पास जब आएंगे तो आपको डायमेंशंस बनानी आती हैं, आप इजीली बना सकते हो, है ना। अब 12th क्लास के फॉर्मूले अभी से याद तो कर नहीं सकते हो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसे ही आएंगे हम उनका बना सकते हैं। तो कुछ एक फॉर्मूले हमने कल देखे थे, प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आज हम कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं और फिर आज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट के लिए। चलिए, तो यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो कि 11th क्लास से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले हैं। सो लाइक फोर्स का तो कल हमने डायमेंशंस बना के देखा था और मैंने आपको बोला भी था कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, बहुत सारे अपने आप ही हो जाएंगे। देखिए कैसे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को डायमेंशंस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, एक्सेलरेशन को LT-2 से। अब इससे मिलके जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो डायमेंशन आपके पास बनेगा MLT-2। हमने कहा ठीक है, चलिए अच्छी बात। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। 11th क्लास का फॉर्मूला है, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, डायमेंशन, लेंथ आपको पता है L, देन यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 L0 T-2। मतलब सरफेस टेंशन में मास होगा, लेंथ नहीं होगी। सरफेस टेंशन वाले फॉर्मूले में डायमेंशंस में मास होगा, लेंथ नहीं होगी, और टाइम 2 बार होगा माइनस पावर के साथ। चलिए, सरफेस एनर्जी, उसी तरह से सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होगा एनर्जी अपॉन एरिया। अच्छा, एनर्जी को हम थोड़ा सा याद करें तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी फोर्स आ गया, तो वही मैंने लिखा है एनर्जी की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एरिया। फोर्स का MLT-2, डिस्टेंस है तो L से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया है तो L स्क्वायर से। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2L से कैंसिल हो जाएंगे, तो M1 L0 T-2। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब ग्रेडियंट निकालना होता है तो हम उसे डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, ये बात ध्यान रखें। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी का डायमेंशन इक्वेशन क्या था, LT-1, डिस्टेंस का कितना है L। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, मास तो नहीं है M0, L भी कैंसिल हो चुका है, L0 T-1। उसी तरह से प्रेशर ग्रेडियंट निकालेंगे। प्रेशर का कल डायमेंशन हमने निकाले हुए थे, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर अगर डायमेंशन याद नहीं है कोई बात नहीं, आपने फोर्स का याद कर रखा है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो वही मैंने लिखा है, प्रेशर की जगह फोर्स अपॉन एरिया। अपॉन में क्या है, डिस्टेंस, फोर्स का MLT-2, एरिया L², डिस्टेंस L। ये हो गया L3, या एक L से एक L कैंसिल करो, M1 L-2 और T-2। नेक्स्ट आते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रोटेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mR²। यहाँ पर मास किसी पार्टिकल का या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, m मास को रिप्रेजेंट करेगा, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, उस मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला किन क्वांटिटीज से मिलकर बन रहा है, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल L, सो L²। सो M L² T0। टॉर्क होता है रोटेशनल फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होता है। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, डिस्टेंस का L हो जाएगा और मिलके ये बनेगा। तो आप खुद देख रहे हैं कि मैक्सिमम फॉर्मूले में सारे ही फॉर्मूले में सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए, फोर्स यूज़ हुआ है, ये ऑन बोर्ड जो अभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, है ना। तो आप फोर्स का डायमेंशन याद रखें, बहुत जगह काम आने वाला है, बहुत जगह काम आने वाला है। चलिए, ये तो वो था जो हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में बात किया था। आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस की एप्लीकेशंस क्या है ना, हम क्या क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूले।
है ना, इनकी हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम एप्लीकेशन की बात करेंगे कि भैया डायमेंशंस की जो एप्लीकेशन है वो क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। चलो अच्छी बात है। तो पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, वैसे तो तीनों ही एप्लीकेशन इसकी इम्पॉर्टेंट है, बट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से, मतलब जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लिखने जा रहे हैं, हम एक फिज़िकल क्वांटिटी को, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को उसकी एक सिस्टम यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन की हम बात करेंगे। To convert physical quantity from one system of unit to another। तो यहाँ पर हम ऐसी कुछ बात करने वाले हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसकी कहानी। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमरिक वैल्यू, सेकंड वन इज़ यूनिट। तो जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो हम फाइनली इसको क्या लिखते हैं, एन यू। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? कल बोर्ड का एग्जाम्पल दिया था मैंने। इस बोर्ड को आप 1 मीटर बोल दो, वैसे तो नहीं होगा 1 मीटर का, मान लेते हैं 1 मीटर बोल दो, 100 सेंटीमीटर बोल दो, है ना। अब और छोटी यूनिट में मिलीमीटर में ले जाना है, 1000 मिलीमीटर बोल दो। तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे यूनिट चेंज कर रहे हैं आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 100, 1000 वो भी चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो। बोर्ड जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, अभी भी उतना ही बड़ा दिखेगा। कोई सेंटीमीटर में बोले, मिलीमीटर में बोले, किलोमीटर में बोले, या किसी में भी बोले, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा भैया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ये आपको कहानी पता चलेगी। फिर हमें एक फॉर्मूला पता चल गया कि हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं यार, जब कांस्टेंट है तो n1u1 = n2u2। मतलब ये एक यूनिट है, उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, ये दूसरी यूनिट है, उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, बट मैग्नीट्यूड दोनों के हिसाब से बराबर है। इतनी बात हो गई। चलिए अब क्या कहानी आ रही है कि हम इसमें डायमेंशंस कैसे यूज़ करें। तो आप यहाँ देखिए, मैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब जब मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है ना। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब मुझे n2 कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा दूसरी यूनिट दूसरे सिस्टम के अंदर। तो जो n2 आएगा विच इज़ n1u1/u2। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको n1 पता है, पहली सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, दूसरा u1 u2। अब u1 और u2 क्या है, मान के चलो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी डायमेंशन आपको पता है, MA/LB/TC। समझिएगा, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन ये है। जैसे मैंने मान लिया वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने निकाल ली LT-1। तो m0 LT-1 हमें उसकी डायमेंशन पता है। अब उस वेलोसिटी को SI यूनिट, अभी SI यूनिट में मीटर पर सेकंड, मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब SI यूनिट से CGS यूनिट में लेकर जाऊंगा तो मुझे SI यूनिट में पता है कि 1 मीटर पर सेकंड, मतलब n की वैल्यू मुझे पता है, उसकी यूनिट मुझे पता है, डायमेंशन है, इक्वेशन मुझे पता है, दो चीज़ें मुझे पता है। तो आपको करना यहाँ पर ये है कि n2 कैलकुलेट करने के लिए n1 आपको ज्ञात होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए,
U1 मतलब फर्स्ट सिस्टम, पहला सिस्टम जिसमें हम यूनिट की बात कर रहे हैं, जिस यूनिट से हम दूसरी यूनिट में जाना चाह रहे हैं, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना चाह रहे हैं, उस सिस्टम में डायमेंशन इक्वेशन। तो सिस्टम की डायमेंशन इक्वेशन M1 पहला सिस्टम है तो 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, A, L1, B, T1, C। हमने कहा ठीक है। अब जिस सिस्टम में जा रहे हैं उसकी डायमेंशन इक्वेशन। अब आप एक बात बताओ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गया, क्या डायमेंशन इक्वेशंस चेंज होगी? क्या डायमेंशन इक्वेशन चेंज होंगी? नहीं होंगी चेंज। क्यों नहीं होंगी चेंज? मास तो मास ही रहेगा, लेंथ तो लेंथ ही रहेगा, टाइम तो टाइम ही रहेगा। तो अगेन दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने M2 से रिप्रेजेंट किया, L2 से रिप्रेजेंट किया और T2 से रिप्रेजेंट। तो क्या फाइनली इस फॉर्मूले को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि N2 N1 M1, पावर एक ही लगाऊंगा मैं, ठीक है, पावर हम एक ही लगा लेंगे, M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। ये फॉर्मूले से हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो हम देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही है, N1 N2 इज इक्वल्स टू N2 सॉरी N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, N2 इज इक्वल्स टू दिस। और ये पहले सिस्टम यूनिट की डायमेंशन इक्वेशन लिखी है, दूसरे की डायमेंशन इक्वेशन लिखी है, और हमें पता है जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इक्वेशन जो भी है उसके पावर्स तो वही रहने वाले हैं, उसके पावर्स तो वही रहने वाले हैं। लाइक जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे कि आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि हाँ मैंने अगर बात किया कि मेरे पास एक्सेलरेशन ले लेता, डेंसिटी ले लेता हूँ, या कुछ भी ऐसी टर्म ले लेता हूँ मैं, है ना, जो सबसे बेसिक क्वांटिटी, लेंथ ले लेता हूँ, है ना। अब मैंने लेंथ लिया, लेंथ का डायमेंशन इक्वेशन क्या होगा? M0 L1 T0, यही होगा, M0 L1 T0। मैंने 1 मीटर लेंथ लिया था, अब सोचना तो भी डायमेंशन यही है। अब मैं 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लूँ, 1 सेंटीमीटर लेंथ मतलब लेंथ तो है ना, तो M0 L1 T0, तब भी तो L1 ही, L के ऊपर ही तो पावर रहा, बाकी तो दोनों की पावर 0 है। तो क्या यूनिट चेंज होने से पावर में कोई वेरिएशन होता है? नहीं। तो वही तो मैंने किया कि पावर ABC वही रहेगी जो कि मेन फिजिकल क्वांटिटी की थी। चेंज क्या होगा? N1 की वैल्यू जो होगी वो पुट करेंगे, मासेस और लेंथ वगैरह जो भी गिवन होगा वो पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। अभी भी जिसको कन्फ्यूज़न है कि एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहली एप्लीकेशन देख रहे हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और बहुत जनरल क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाएगा आपको, हर जगह मिल जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। हम 1 न्यूटन को, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो 1 न्यूटन फोर्स है SI सिस्टम के अंदर, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं CGS सिस्टम, है ना। SI सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है 1 न्यूटन, न्यूटन SI यूनिट होती है फोर्स, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। इसको मैं CGS यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो 1 न्यूटन में कितना CGS यूनिट होगा? 1 न्यूटन में कितना CGS यूनिट होगा और क्या होगा वो मैं आपको बता दूँगा। देखिए, अब मुझे अगर कन्वर्ट करना है इसको CGS में, अच्छा CGS में जो यूनिट होती है वो डायन होती है, डायन नहीं डायन, है ना। तो यहाँ पर 1 न्यूटन है, इन 1 न्यूटन हाउ मैनी डायन्स, कितने डायन्स होंगे जब हम CGS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, वो हमें निकालना है। यूनिट कन्वर्जन ऐसे होता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये बचपन में सीखा था। अब क्या सीख रहे हैं कि 1 न्यूटन में कितना डायन होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन निकालनी है। तो अब आप बोलोगे सर फोर्स की तो आपने याद करवा दी, वेरी गुड। MLT माइनस M1 L1 T माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं हम फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन को। चलो, बहुत अच्छी बात है, हमने लिख लिया। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। N2 इज इक्वल्स टू N1 क्या गिवन है क्वेश्चन में? 1। N1 क्या गिवन है? 1 न्यूटन को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर वो लिखते 10 न्यूटन को कन्वर्ट करें तो N1 10 लिख देता। अगर बोलते 1000 न्यूटन को कन्वर्ट करो तो N1 को 1000 लिख देता। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए, M1 L1 और T1, ये पहले सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं हम। तो पहला सिस्टम कौन सा था? स्टैंडर्ड सिस्टम।
स्टैंडर्ड सिस्टम में जो मास होता है वो किस में होता है? केजी में। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर जो मास होता है, ऐसा ही सिस्टम के अंदर मास को किस में लेते हैं? केजी में। बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। अपॉन सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सीजीएस सिस्टम में मास को किस में लेते हैं? ग्राम में। पावर कितनी है? ए, मतलब मास की पावर कितनी है? ए। मास की पावर कितनी है? 1। चलो, पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी L अपॉन एल, मतलब L1 अपॉन L2 लेंथ। तो स्टैंडर्ड के अंदर लेंथ को हम लेते हैं मीटर में, सीजीएस में लेते हैं सेंटीमीटर में। पावर इसकी भी हो जाएगी 1, क्योंकि L1 लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट T1 अपॉन T2 टाइम। तो टाइम को हम दोनों में ही सेकंड में लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ही सेकंड में ले लिया। और पावर इसकी कितनी है? -2। हमने कहा ठीक। अब 1, अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? पावर 1 है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इतना तो कर सकते हैं, ये कैंसिल होगा। 1 का पावर कुछ भी रहे 1 आता है। क्लियर है ना? सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 का पावर कुछ भी रहे, इनफाइनाइट रहे, तो क्या आएगा? आंसर 1 है। N2, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। यहाँ कितना आ गया? 50। 50 मतलब 10⁵। सो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई सेकंड सिस्टम के अंदर, मतलब डायन के अंदर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई सीजीएस में कि N2 कितना आ गया? 10⁵। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन। यही होता भी है। 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10⁵ डायन होता है। तो आप देखिए, बहुत सिंपल है यूनिट कन्वर्जन, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। चलिए इसको रब करते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब हमें वर्क डन की यूनिट होती है जूल, है। ये फोर्स की यूनिट मैंने ले ली थी, वर्क डन की यूनिट ले ली जूल, ऐसा यूनिट। इसको कन्वर्ट करना है वर्क डन की सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। तो 1 जूल में कितना अर्ग होगा, अब हमें ये बताना। सीजीएस यूनिट, वर्क डन की सीजीएस यूनिट अर्ग, ERG, और ऐसा यूनिट जूल। हमने कहा ठीक है, चलो बताते हैं। अब पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि वर्क डन की डायमेंशन इक्वेशन क्या होगी। कोई सी भी, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात चल रही है ना कन्वर्ट करने की, उसकी डायमेंशन इक्वेशन के पास जाओ। तो वर्क डन क्या होता है, आपको बताया गया है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको MLT-2 बहुत बार सिखा दिया गया है ना। सो वर्क डन की डायमेंशन इक्वेशन आ गई आपके पास ML²T-2। कंफर्म। चलो कहाँ स्टार्ट करते हैं? N2, N1 कितना है? अगेन 1। आगे M1 अपॉन M2। वर्क डन ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट के अंदर मास वही होता है kg में, ये होता है g में, पावर क्या है? 1। तो ये कहानी नहीं बदलेगी, पावर बदलती रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से क्या बदलती रहेंगी? पावर। अब देखो यहाँ पर L होता है मीटर में, ये होता है सेंटीमीटर में। इस बार पावर L की हो गई 2, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये -2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगेन वही कहानी, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 का पावर कुछ भी करें 1 ही रहता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, kg हो जाएगा 1000, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 100, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है ना? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो चुका है। अब N2 इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000, मतलब 4 0, 3 0 ये लगे हैं, 10⁵ तो N2 का वैल्यू मिल गया। चलो लिखते हैं इसको, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁵ अर्ग। ये हो गया कन्वर्जन। क्लियर? कोई बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कहानी, कि हम इस तरह से यूनिट कन्वर्जन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो यूनिट कन्वर्जन पे, फिर अगली एप्लीकेशन पर चलते हैं। यूनिट कन्वर्जन का हम क्वेश्चन देख लें। चलो ये देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है? यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या होती है पिछले लेक्चर में डिस्कशन हुआ है, न्यूटन। ठीक है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट कौन सी यूनिट है, एसआई। अब मुझे इसे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इसकी वैल्यू इतनी होती है, मुझे इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, फिर देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। हमने कहा ठीक है चलो। सबसे पहले कहानी कि इसका डायमेंशन इक्वेशन तो वो यहाँ से निकल जाएगा। जी का जो डायमेंशन इक्वेशन आगे क्या लिखा है, फोर्स, सो mLT-2, फिर है मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर एम स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं, एम से एक एम कैंसिल, एक बच जाएगा m-1, एल स्क्वायर और एल क्यूब t-2। मैंने गलत तो नहीं किया, एक बार क्रॉस चेक कर लो, नहीं ठीक है। तो जी का वैल्यू मतलब डायमेंशन इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। कहानी स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला n2, इस बार n1 कितना है, इस बार n1 ये बड़ी सी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हमने कहा ठीक है चलो, वही मास की कहानी तो वही चलेगी। ये एसआई में केजी, सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो ग्राम, होल पावर ए। अच्छा ए देख लो, मास का पावर कितना है, -1। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पावर का, इस बार -1 है। हमने कहा चलो ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट कहानी है लेंथ की। लेंथ होता है यहाँ पर मीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर में। हमने पावर देखा, पावर कितना है 3। हमने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। टाइम में कुछ चेंज नहीं होगा, सेकंड वाली बात चल रही, पावर कुछ भी रहे 1 हो जाना है हमेशा इसको, ठीक है। अब n2 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पर वही कहानी आ जाएगी 1000 वाली, लेकिन पावर माइनस में, बट इतना ध्यान रखिए पावर कैसी है, माइनस में। यहाँ पर 100 वाली कहानी आ जाएगी, लेकिन पावर प्लस में है। चलो तो ये पावर माइनस में मतलब 1000 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। सो n2 इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 1000 आ गया अपॉन में। हमने कहा बहुत अच्छी बात है ना, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी कहानी सही चल रही है बिल्कुल। और यहाँ पर हो गया 3 0, मतलब 6 0, 3 और 3 6, 1 2 3, 1 2 3, कितने बचे यहाँ पर 3 0, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। सो n2 का वैल्यू आ गया दूसरी यूनिट के लिए 10⁻⁻8। रखेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे आंसर लिखते टाइम पे, बता रहा हूँ आपको। देखो इसको रब कर दूँ, 1 2 3। देखो क्या ध्यान रखना है कि हमें बताना था कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो जी की वैल्यू है एसआई यूनिट में, कैसे पता चला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वो सीजीएस यूनिट में कितनी हो जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ -11 था, यहाँ -8। अच्छा अब आगे की कहानी, हमें पता है न्यूटन को सीजीएस यूनिट में क्या बोलते हैं, डायन, अभी बताया है। मीटर स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ मत करना, पता चले आप यहाँ पर भी 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर रहे हो, वो कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। अपॉन केजी स्क्वायर, तो केजी किस में हो जाएगा, ग्राम में, ग्राम स्क्वायर। तो ये आपने एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन हमने देखे उसके ऊपर, जिससे हमें कहानी समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आ रही है दूसरी एप्लीकेशन। क्या कहती है, दूसरी एप्लीकेशन का काम है कि हम क्रॉस चेक करेंगे कि जो फॉर्मूला दिया गया, जो फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन दिया गया, वो सही है या नहीं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। क्लियर? क्या ऐसा भी हो सकता है सर, किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो हम कुछ बाद में देखेंगे। अभी तो हम पहले देखते हैं कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो दूसरी एप्लीकेशन है, वो दूसरी एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पर हम क्रॉस चेक कर रहे हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को,
check formula of physical expression with dimensions। ये कहानी हम करने वाले, हमने कहा ठीक है चलिए करते हैं इसे। ठीक है, अब ये मतलब जो आपका चेकिंग फॉर्मूला है ना, डायमेंशंस की जो करेक्टनेस है हम चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस। ये डिपेंड करता है मतलब ये मेथड ये कहता है कि किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन का जो डायमेंशनल कैलकुलेशन होगा वो दोनों तरफ का बैलेंस्ड होगा। मतलब ये कोई भी फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, जैसे फॉर्मूला लिखा जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले को। तो जो फोर्स है उसकी जो डायमेंशन इक्वेशन होगी और जो मास इनटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड होंगी, दोनों तरफ एक ही होंगी। ये फॉर्मूला ये कहता है, समझे। इस तरह से हम चेक करते हैं कि कैसे हम कहाँ पर और बैलेंस्ड इक्वेशन पर कैसे पहुँचा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि T इज इक्वल्स टू, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, हर जगह आपको मिलता है, पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। T इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट L बाय G। ये फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, एग्जैक्ट फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। मैंने लिखा, अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसको क्रॉस चेक करो, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। आपने बोला ठीक है सर करते हैं। तो किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट बताने के लिए हम उसके LHS को और उसके RHS के डायमेंशंस को क्रॉस चेक करते हैं और देखते हैं कि वो बराबर आ रही हैं कि नहीं। बस इतनी सी चीज़ हमें करना है। तो हमने देखा यहाँ पर LHS में क्या लिखा हुआ है T का टाइम का डायमेंशन ये होता है। जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ M0 L0 T1। हमने कहा चलो अच्छी बात है, एक चीज़ तो मिल गई। RHS का बात किया मैंने, ठीक है। अब RHS की कहानी में जो 2 पाई है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इसका डायमेंशन M0 L0 और T0 होगा। ठीक है, अभी हम कुछ और भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी की बात करेंगे इस एप्लीकेशन को समझने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई एक कांस्टेंट आया जिसका जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो जिसका डायमेंशन क्या हो जाएगा M0 L0 T0। हमने कहा ठीक है चलो हो गया, तो इसको तो हम भूल गए। अब क्या है, अंडर रूट L बाय G, L का डायमेंशन, G का डायमेंशन। अच्छा G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT-2 यही होता है ना एक्सेलरेशन का, LT-2। एक L से एक L गया, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, 1 एक L से एक L चला गया, सो T-2 ऊपर आया, तो फाइनली इसको ऐसा लिख दूँ। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया T को हम कैसा लिख रहे हैं M0 L0 और T। तो हमने देखा कि LHS का और RHS का डायमेंशन बराबर है, बैलेंस्ड है। तो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। बट कुछ देर में मैं इसकी लिमिट्स भी बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पर। अभी तो हमने देख लिया कि हाँ ये फॉर्मूला सही है, आप बोल दोगे यस सर ये फॉर्मूला सही है, और सही है भी। यही होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आ गई इतनी बात समझ में, क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो एक और देखते हैं हम फॉर्मूला और चेक करते हैं क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। चलो ये भी हम ऐसा G² अपॉन
एम आर, है ना, एम आर, ठीक है, उल्टा लिख दिया, आर स्क्वायर अपन जी। अच्छा, ये एक फॉर्मूला है। अब ये एक फॉर्मूला किसका है? ये सैटेलाइट का, जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टी टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। अगेन 2π फिजिकल डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। आर रेडियस ऑफ अर्थ, मास और अर्थ ऑफ मतलब मास ऑफ अर्थ, एम कैपिटल जो है, और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें सारी चीज़ें पता है, सारी कहानी पता है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है। इसको भी मैं बता दूँ एक बार डायरेक्टली करके, देखो। अब इसका तो हमें पता है, LHS का M0 L0 T1। हमने कहा ठीक है, RHS भी साथ में लिख दूँ। वैसे वेरिफिकेशन में ऐसा करते नहीं है, LHS को अलग करते हैं, RHS को अलग करते हैं, और ठीक है अभी हम साथ में ले रहे हैं, इक्वल का साइन नहीं लगाते। ये अगेन डायमेंशन लेस क्वान्टिटी, हमने रूट लगाया, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन जी। जी का डायमेंशन निकाला था अभी हमने, अगर आपको याद हो कुछ देर पहले मैंने जी का डायमेंशन निकलवाया था। जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, यही होता था फॉर्मूला, मतलब फोर्स का फॉर्मूला होता था जी m1 m2। अब दोनों मास है तो m स्क्वायर लिख दिया अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं mLT-2 L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो ये हो गया m-1 L3T-2। कुछ देर पहले भी निकाला था, है ना, कैपिटल जी का। तो हमने इसका डायमेंशनल इक्वेशन निकाल लिया, m-1 L3T-2। कैपिटल M का एक M हो जाएगा, मास है अर्थ का। हमने कहा ठीक है चलो, ये M एक प्लस का एक माइनस का, ज़ीरो देगा, M हट गया। ये L स्क्वायर है, ये L3 है। ऊपर जाके एक L माइनस का बचेगा, बहुत अच्छी बात। ऊपर जाकर T माइनस का बचेगा, हमने कहा ये और अच्छा, सॉरी माइनस का होगा कि प्लस का होगा, प्लस का होगा। ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। मैंने अगर कहीं कुछ गलत लिखा हो तो भैया एक बार क्रॉस चेक करो। अब हमारे पास कहानी ये बन रही है कि टी तो आ रहा है, एल नहीं आ रहा है, टाइम पीरियड, डिस्टेंस सही है, ये मैंने लिखा हुआ है ना, आर स्क्वायर अपॉन m L3T-2 अपॉन m, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा। चलो इतनी करेक्ट है, ये m हट गया, काम खत्म, l बचा और T-2 बचा, और ये मेरे पास है m0 L0 T-2, ठीक है। चलो तो इतना आ रहा है, कहीं गड़बड़ है, ये l क्यों बच रहा है? अच्छा मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत दिखाया, आई एम वेरी सॉरी बच्चों। ये r³ है, ये r³ है, बहुत एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, कि ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। T=2π√r³/gm, है ना। चलो तो यहाँ पर l³ हो गया, अभी करेक्ट है। तो ये l³ से l³ कैंसिल हो गया, क्लियर। T स्क्वायर का रूट करेंगे देन क्या आ जाएगा, T का मतलब m0 L0 और T1 इक्वल आ गए, मतलब ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट। तो जब भी हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनली बैलेंस्ड करते हैं, जब भी हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनली बैलेंस्ड करते हैं तो इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है। इस मेथड को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मैं आपको बता रहा था, है ना। अब ये वर्ड मैंने बाद में क्या यूज़ किया बताता हूँ, उसका अभी एक और रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। तो ये मेथड जो कि डायमेंशनली बैलेंस्ड करने वाली मेथड है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ठीक है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है
कि भैया कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन और फॉर्मूला डायमेंशनली बैलेंस्ड होना चाहिए, LHS RHS के बराबर होना चाहिए। ये कहानी तो ठीक थी, साथ में वो ये भी कह रहा है ऑल टर्म्स, अच्छा फिजिकल एक्सप्रेशन और डायमेंशनली बैलेंस्ड, ये इक्वेशन हमें इसने बोला और हमने 2 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट ये कह रहा है, एक और चीज़ बोल रहा है कि ऑल टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन, all terms of physical expression are dimensionally equal to each other. All terms of physical expression are dimensionally equal. अब इस टर्म का मतलब क्या हुआ, दूसरी लाइन का मतलब क्या हुआ? दूसरी लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहीं पर इक्वेशन लिखा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। सभी को याद आ गई इक्वेशन कौन सी? सभी को याद आ गई इक्वेशन कौन सी? पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन हमने कर भी लिए। दूसरी लाइन का मतलब समझते हैं कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² मीन्स वॉट, ये मोशन की सेकेंड इक्वेशन है, हमें पता है सबको। अब इस इक्वेशन, इस लाइन के हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि ये पूरी इक्वेशन, मतलब इस पूरी इक्वेशन की ऑल टर्म्स, मतलब ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, 3 टर्म्स है ना। टर्म्स मतलब क्या? तो प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल के साइन से डिफर करती हैं, मतलब इक्वल के साइन से अलग अलग होती हैं, स्प्लिट होती हैं, उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। हमने 6th-7th के मैथ्स में पढ़ा था, ठीक है, हमें समझ में आ गया। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये भी बोलता है कि LHS RHS बराबर होंगे, मानते हैं, बट सारी टर्म्स भी डायमेंशनली बैलेंस्ड होंगी। मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसकी भी होगी, वो इसकी भी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी डायमेंशन क्या है? L, मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतनी लिख रहा हूँ। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या है? LT-1 और T। सॉल्व करके आप देख लो, L ही आएगी। इसकी डायमेंशन क्या है? LT-2 हाफ AT², हाफ AT² है ना, LT-2 और T², ठीक है। चलिए, यहाँ से भी सॉल्व किया, L आ गया, यहाँ से भी सॉल्व किया, L आ गया, यहाँ से भी सॉल्व किया, L आ गया। तो क्या मिला हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में हमें ये पता चला कि भैया कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन हो, उसकी सारी टर्म्स डायमेंशनली इक्वल होती हैं। और इस कंसेप्ट से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, करते हैं। हम 1-2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी करते हैं। पहले आप बहुत गौर से ये सारी चीज़ें देख लो, समझ लो, और फिर हम उसकी बात करें, ठीक है। चलिए रब कर दूं इसको। आए हम हमारे 1-8 क्वेश्चन पे, तो हम क्वेश्चन लेते हैं। बस ये टर्म याद रखना, बैलेंस वाली तो पहले वाली पता चली गई, देख लीजिए, हमने 1-2 क्वेश्चन देख लिए उस पर। देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लेता हूँ। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। एक इक्वेशन है जहाँ पर ये बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस पी। v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। क्लियर? और आगे लिखा हुआ है राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, ए बी सी के डायमेंशंस आपको निकालने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझें, सेकंड वाले पॉइंट से सॉल्व होने वाला है ना। अब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सेकंड वाले पॉइंट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सेकंड वाले लाइन में मैंने आपको ये बताया था, किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन को या किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन के ऑल टर्म्स आपस में डायमेंशनली बैलेंस्ड होते हैं। मतलब
इसकी जो डायमेंशंस होगी, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ a is equals to dimensions of bt is equals to dimensions of c upon d plus t। ठीक है, c upon d plus t। पहले हम इतनी बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, है ना, फिर आगे और देखेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही ए की डायमेंशन होगी। तो पहला वाला आंसर तो डायरेक्टली आ गया कि ए की डायमेंशन क्या होगी भैया, एल टी माइनस वन। या अच्छा, जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वो डायमेंशन बी टी की होगी। मतलब कि एल टी माइनस वन ये वेलोसिटी की डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ बी टी, डायमेंशन ऑफ बी टी। अब बी तो कांस्टेंट है, मतलब बी की डायमेंशन तो हमें निकालनी है। टी की डायमेंशन टी हो गई टाइम की, ये अपॉन में आया प्लस टी ऊपर जाकर माइनस हो गया, तो बी की डायमेंशन क्या हो गई, एल टी माइनस। तो ये बी की डायमेंशन आपने निकाल ली। क्लियर हो रही है बात, ए और बी की डायमेंशन आपने निकाल ली, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। कैसे निकाली, जो v की डायमेंशन है वही a की डायमेंशन है, पता चल गया। अब जो v की डायमेंशन है वो bt की डायमेंशन है, यहाँ पर b की डायमेंशन निकालनी है, t को अपॉन में लेकर आए। नॉर्मली कैलकुलेशन हम सॉल्व कर रहे हैं जैसा कि हम मैथ्स सॉल्व करते हैं। चलो a और b की तो बात हो गई है ना, c और d की बात बची हुई है, c एंड d c और d दो चीज़ें हमारे पास बची, निकालते हैं। इसको रब कर दूँ। अब थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो जो c के अपॉन में दो टर्म लिखी हैं d प्लस टी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो इन पर भी लगेगा। तो किसी भी इक्वेशन की दो टर्म बराबर डायमेंशन रखेंगी, डायमेंशनली बैलेंस्ड होगी, तो t की डायमेंशन वही होगी जो d की डायमेंशन होगी, या d की डायमेंशन वही होगी जो t की होगी। तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल्स टू सो डी का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल टी, ये भी आ गया है। चलो अब हमें ये पता है कि जो v का डायमेंशन है वही इस पूरी टर्म का डायमेंशन है। मतलब ये कि v का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। इस पूरी टर्म में से c आपको निकालना था, d और t का डायमेंशन बराबर रहेगा, वो क्या रहेगा, t। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न, डायमेंशंस के साथ जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, तो कभी t और t आ जाता है इनटू में तो हम t स्क्वायर लिख देते हैं, t और t डिवाइड में आ जाता है कैंसिल कर देते हैं, t के ऊपर रूट आ गया तो हम सॉल्व कर लेते हैं, t की पावर 1/2 डायमेंशन में ये बताते हैं। बट अगर t प्लस t आ गया, दो डायमेंशन प्लस हो रही हैं माइनस हो रही हैं, तो वो नहीं करना है। पता चले कि यहाँ इसकी डायमेंशन भी t, इसकी डायमेंशन भी t, 2t हो गई, कॉन्स्टेंट जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये पूरी टर्म की, अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझिए अच्छे से, ऑल टर्म्स की डायमेंशन कांस्टेंट रहेंगी, बराबर रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। डी की वही डायमेंशन होगी जो टी की, मतलब इस पूरी टर्म की डायमेंशन भी वही होगी जो इन दोनों की है डायमेंशन। इसका मतलब टी, यहाँ पर मैंने टी लिखा हुआ है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, क्योंकि टी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। गलत तो नहीं है, टी की। तो ये तो सी की डायमेंशन निकल गई, डी की निकल गई, ए और बी की हमने पहले निकाल ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है तो इस टाइप के आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हो बहुत ईजिली तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी टाइप का मैं ढूंढ के यहाँ से, फिर आते हैं हम हमारे अगले कंसेप्ट पर, तीसरी एप्लीकेशन पर। चलो ये क्वेश्चन लिखते हैं हम, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशन ढूंढना है, एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, ए और बी का डायमेंशन ढूंढना है, एक रिलेशन हमारे पास है। रिलेशन इज P इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, जहाँ पर ये बोल रहे हैं P पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x डिस्टेंस को t टाइम को,
पी एक्स डिस्टेंस को और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कहा ठीक है चलो सारी बातें अच्छी जो आपकी मान ली। क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। पी क्या है, पावर। तो यहाँ पर हम बहुत ध्यान से अगर देखें तो सुनना जो मैं लिख रहा हूँ कि डायमेंशन ऑफ बी, बी इन दोनों की बात करूँ पहले, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, गलत तो नहीं है। डायमेंशन ऑफ बी, ये दोनों देखो एक इक्वेशन न्यूमरेटर में दो टर्म थी आपके पास जो माइनस साइन से सेपरेट हो रही थी। अगर यहाँ पर दो टर्म लिखी हैं जो माइनस साइन से सेपरेट हो रही हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों की डायमेंशन बराबर होगी, दो अलग अलग टर्म है, बिल्कुल हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये रब कर दूँ। हमें पता है एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, पी पावर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हम इसको फिर सॉल्व करें। चलो अभी पहले इनको ही सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। सो बी का डायमेंशन क्या आ गया, m0 l स्क्वायर t0, ये बी का डायमेंशन निकाल। अब यहाँ पर आते हैं इस पूरी इक्वेशन में मैं अगर ट्रांसपोज करूँ, मैं कुछ ऐसा लिखूँ, पी ए टी इज इक्वल टू, अब पी ए टी को ऐसा लिखूँ, मैं डायरेक्टली यही लिखने वाला था पहले भी, डायमेंशंस ऑफ पी ए टी, मतलब इसको ट्रांसपोज कर दिया तो भी इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। तो पी ए टी की जो डायमेंशन होगी वो वही होगी जो बी की है या जो एक्स स्क्वायर की है। समझ रहे हो, जो बी की डायमेंशन है या जो एक्स स्क्वायर की है। सो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें पावर की डायमेंशन पता होनी चाहिए, पावर की डायमेंशन पता होनी चाहिए। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गलत तो नहीं हूँ, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट की एल, टाइम की टी। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ए की निकालना है, टी की कैपिटल टी, और ये एल स्क्वायर। क्या अब सॉल्व नहीं हो सकती, बड़े आराम से सॉल्व हो सकती है। कितना हो गया, टी माइनस टू अपॉन में गया एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ए का डायमेंशन हो गया एन माइनस वन एल ज़ीरो टी प्लस टू। ए और बी दोनों का डायमेंशन हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया, क्या कहानी बन रही है। सेकेंड एप्लीकेशन हमने देख ली डायमेंशन की। अब हम थर्ड एप्लीकेशन देखने वाले हैं। डायमेंशंस की थर्ड एप्लीकेशन ये कह रही है कि हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन। बट यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, वो तो हर जगह है, तो आपको बताई जाएंगी क्या रिस्ट्रिक्शन है। पहले हम देखें कि हम किन्हीं भी फॉर्मूले को डायमेंशन से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो एक्सप्रेशन हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो समझिए। देखो पहले तो वही एक सिंपल क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले लिया था, टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का, है ना। ये बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड। अच्छा, पहले थर्ड वाला पॉइंट, अब हम क्या करने वाले हैं थर्ड वाली एप्लीकेशन में, फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटी with help of dimensions। ठीक है, चलिए हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब इफ टाइम पीरियड क्वेश्चन है, कैपिटल टी इज डिपेंड्स अपॉन mass of bob effective
length of pendulum and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, है ना. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम लिखना भूल गया आप, याद रखें. इस डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बॉब, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. ठीक है, डायमेंशन की हेल्प से हम डिराइव करने जा रहे हैं इसको. चलो, सो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का किस किस के ऊपर डिपेंड करता है. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है. हमने कहा ठीक है. अच्छा, मास के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं हमें नहीं पता. मतलब इस टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, आप मान लो कि आपको नहीं पता, जबकि पता है, एक क्वेश्चन में हमने और कर लिया, फिर भी मान लो नहीं पता है. हमें नहीं पता कि मास का कितना पावर आ रहा है, हमने मान लिया मास का पावर ए है. ठीक है. हमें नहीं पता लेंथ का कितना पावर आ रहा है, हमने मान लिया लेंथ का पावर बी है. हमें नहीं पता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना पावर आ रहा है, हमने मान लिया इसका पावर सी है. तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इसी तरह से डिपेंड कर रहे हैं. हमने लिख लिया. कितना पावर है वो हमें नहीं पता, ए बी सी हमने लिख लिया. अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से. तो अब मुझे कुछ चीज़ें रब करनी पड़ेंगी. ये वाली इक्वेशन आपने लिखी ली होगी, क्वेश्चन भी रब करूँगा, बट पहले यहाँ से थोड़ा सा हम स्टार्ट. टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा m0 l0 t1. प्रपोर्शन का साइन, मास का डायमेंशन होगा कैपिटल M, लेंथ का डायमेंशन होगा कैपिटल L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होगा LT-2 का पावर C. ठीक, चलिए. m0 l0 t1 प्रपोर्शन m की पावर a, और कहीं है m की पावर a, आप देखिए ध्यान से, नहीं है. मैंने कहा ठीक है, चलो m की पावर a, और कहीं तो हमें दिख नहीं है ना. नेक्स्ट l की पावर b, l की पावर b, और यहाँ पर l की पावर c है. तो अगर पावर सेम होगा तो बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगा. l और l बेस सेम है, इसका पावर ये है, इसका पावर ये, दोनों को प्लस करके लिख दिया. आई होप किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. e का पावर 2 इसके हिसाब से था, और एक पावर हमने लिया है c, तो वो कितना हो गया. क्या मैं दोनों साइड को, दोनों पक्ष को इक्वेट कर सकता हूँ. इसके लिए मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए, इनकी पावर को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं. कि बेस से मैं पावर को इक्वेट कर रहे हैं. अब देखिए क्या कहानी बन रही है. मास की पावर कितनी है a, यहाँ मास की पावर कितनी है 0. नेक्स्ट, लेंथ की पावर कितनी है b प्लस c, यहाँ लेंथ की पावर कितनी है 0. नेक्स्ट, टाइम की पावर कितनी है -2c, यहाँ टाइम की पावर कितनी है 1. यहाँ से पहली वैल्यू निकाली -1/, c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो +1/2 इधर आ जाएगा. a तो 0 आएगा. क्लियर. ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे. सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, l की पावर b, g की पावर c, है ना. अब इसको रब कर दो. क्वेश्चन तो नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने पॉज करके. चलिए, हाँ. तो अब कहानी ये बन रही है कि इसकी पावर 0 है, भूल जाओ. इसकी पावर प्लस में है, इसकी पावर माइनस में है. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √l/g. प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट हमने लिख दिया 2π. फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यही हमने लिखा था, t = 2π √l/g. क्वेश्चन बहुत बड़ा दिमाग में घूम गया. सर कैसे पता चलेगा कि ये 2π ही है. नहीं पता चलेगा. यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है डायमेंशंस की. ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू बता के नहीं देगा. वो तो वही देंगे जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे, वहाँ पर जो जिन्होंने ये फॉर्मूले दिए हैं वहीं पता चलता है कि यहाँ ये कांस्टेंट है, यहाँ ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू, समस्या ही है डायमेंशन इक्वेशन की कि जब इससे हम कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है.
कि वहाँ कांस्टेंट क्या है। ये तो हमें पता था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने 2 पाई लिख दिया, नहीं तो हम यहीं पर ड्रॉप करना पड़ता प्रपोर्शन का साइन लगा के, या प्रपोर्शन का साइन हटाते भी तो हम के लिखते, के एक कांस्टेंट है। डायमेंशनली तो हमने ये डिराइव कर लिया, बट डायमेंशन की सबसे बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन यही है कि हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कांस्टेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। समझ में आई कहानी? समझ में आ रही है बात? अच्छा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया ये बात भी समझ में आई। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर हम आगे। क्वेश्चन हम लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, अभी वो जो मैंने क्वेश्चन लिया था वही वाला ले लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज डिपेंड अपॉन किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट? रेडियस ऑफ अर्थ, हमने कहा ठीक है रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, पावर नहीं पता है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन मास ऑफ अर्थ, हमने कहा ये भी ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर से टाइम पीरियड, एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, एंड द टाइम पीरियड इज डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। हमें इनकी पावर नहीं पता थी, फॉर्मूला क्या है वो भी नहीं पता है, वैसे तो पता है बट मान लेते कि नहीं पता है, और ये हमने मान लिया। चलो डिराइव करते हैं, भाई कहानी है फटाफट करना है इस बार हमें। तो ये हो जाएगा टी m0 l0, लिखूँ? चलो लिख लो, m0 l0 t। प्रपोर्शन, रेडियस है मतलब लेंथ है, मास है मतलब m है। अब ये आ गया m-1 l³ t-2। बहुत हो गया ना, हमने हर बार यही निकाला था, कंफ्यूज तो नहीं हो? फिर निकाल के बताऊँ, तीसरी बार निकालूँ? चलो आखिरी बार, इसके बाद नहीं निकालूंगा इसको। g इज इक्वल्स टू फोर्स mlt-2 इंटू r² l² अपॉन m²। तो m² ऊपर जाके -1, l³ हो गया और t-2 हो गया। ठीक है, बहुत बार हमने निकाला, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद हो जानी चाहिए। फिर वही कहानी कि m यहाँ पर पावर b है, यहाँ -1 और c है, तो क्या मैं ऐसा चलो इसको लिख लेते हैं पहले हम, प्रपोर्शन का साइन यहाँ पर लिखूँ, m की पावर b माइनस c। नेक्स्ट m के बाद l की पावर a और प्लस 3c। फिर t तो अकेला यही है, सो t की पावर -2c। पावर को इक्वेट करें तो b माइनस c किसके बराबर हुआ? यहाँ की पावर है 0, a प्लस 3c। l की पावर कितनी है? a प्लस 3c। यहाँ l की पावर कितनी है? 0। यहाँ t की पावर कितनी है? -2c। यहाँ t की पावर कितनी है? 1। अगेन c की वैल्यू, तो हमें ये तो पता चला गया c वाली टर्म नीचे चली जाएगी अंडर रूट के अंदर। c यहाँ रखूँ, -3/2 c तो रख दिया, a की वैल्यू +3/2। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई? +3/2। ठीक, चलो यहाँ पर आते हैं, c की वैल्यू -1/2, तो b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस -1/2। तो a b c तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली, रखें अपने फॉर्मूले में। a क्या है हमारे पास? a क्या है हमारे पास? 3/2। b क्या है हमारे पास? 1/2। c 1/2 1। ठीक है, चलो फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए t प्रोपोर्शनल टू, देखो 1/2 सभी में है, तो मैं एक रूट लगा दूँ बड़ा सा। अच्छा, जो 1/2 प्लस का है वो टर्म ऊपर रहेगी, 1/2 की वजह से रूट और बचा क्या? 3, तो r³। ये दोनों 1/2 माइनस के थे, ये नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे भी समस्या वही है कि कांस्टेंट हमें नहीं पता है, तो फॉर्मूला तो डिराइव हो गया, यही होता है।
बट कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई होती है, जो कि यहाँ से नहीं पता चलती है, रिस्ट्रिक्शंस ये। अच्छा, अब कुछ लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलती है ना। पहला क्या, कांस्टेंट नहीं पता चल पाता है कि भैया क्या होता है। दूसरा, सारे फॉर्मूले इससे डिराइव नहीं कर सकते हो डायमेंशन से, सिर्फ वो फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ इनटू में आती हैं, प्रोडक्ट में आती हैं, मल्टीप्लिकेशन में आती हैं, डिवाइड में आती हैं। लेकिन अगर प्लस और माइनस में आ गई कोई क्वांटिटी तो डिराइव नहीं होगा। मतलब इस टाइप के फॉर्मूले S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले डिराइव नहीं होंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं चलेगी, ऐसे फॉर्मूले डिराइव नहीं होंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना। नेक्स्ट, अच्छा, हमने एक बात की थी कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में भी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। तो कुछ फंक्शन हैं जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाती हैं, जैसे साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, ये m0 l0 t0। अच्छा, साइन थीटा का भी डायमेंशन लेस बोलेंगे और थीटा को भी डायमेंशन लेस बोलेंगे, दोनों। आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशन लेस होता है इनका, है ना। जैसे लॉग a लिखा है तो इसका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशन लेस होगा और लॉग भी डायमेंशन, मतलब कुल मिला के पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी, उनके साथ जो आर्ग्यूमेंट लिखे हैं वो भी डायमेंशन लेस ही होंगे। अभी e⁻x अगर आ गया तो ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन और साइन वाले फंक्शन, ये सब कैसे हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं। मतलब इनके डायमेंशंस कितने होंगे हर बार, m0 l0 t0। न्यूमेरिकल में इनको दिमाग में रखना है, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी वहाँ करवाऊँगा तो आपको और मज़े आएंगे, है ना। तो हमने ये देखा कि भैया क्या कहानी और बन सकती है जब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म और लॉग वाली टर्म और साइन थीटा वाली टर्म आपके पास आ जाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हम देख लें। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिखी है फोर्स की, इक्वल में क्या लिख लें, कुछ भी ले लें, एक सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेंथ, L ले लेता हूँ, है ना, L। अब वो आपसे पूछते हैं कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के बताओ, अल्फ़ा बीटा, है ना। अब एक फंक्शन अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। तो जब हम ऐसे में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कहानी ये बनती है, सबसे पहले कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशन लेस है। अगर आर्ग्यूमेंट डायमेंशन लेस है मतलब अल्फ़ा t² = m0 l0 t0। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, m0 l0 t0 / t²। ठीक है, देन अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, m0 l0 t-2। ये अल्फ़ा निकल गया। चलो, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्फ़ा तो हमारा निकल गया। अब क्या बीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो L = f/बीटा, ये पूरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या कहानी है, बीटा = f/L, f होता है mLt-2, ये हो गया L। सो बीटा यहाँ पर आ गया m1 l0 t-2। तो ध्यान रखना, ये कोई क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करा दिया कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी से रिलेटेड हम क्या क्या क्वेश्चन में कर सकते। ठीक है, तो आज के लेक्चर को फिर मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। हमने देखा कि फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, हमने देखा यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, हमने देखा किसी भी फॉर्मूले को चेक कैसे करेंगे, और कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में बात की, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा
वो एरर्स के ऊपर होगा, है ना। एरर्स के हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, वहाँ पर एरर्स में कुछ एक फिगर्स जैसे हम क्या क्या ले सकते हैं जब किसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को लिखते हैं, तो वहाँ पर उन टर्म्स की भी बात करेंगे और ये सारी कहानी रहेगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू बच्चों।